हिंदी की। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? प्रश्न संख्या 1 और 2 के प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है। अब शुद्ध वर्तनी का शब्द क्या है, ये आप चुनिए। पहला लिखा है महाराजा, तो क्या महाराजा शुद्ध है? दूसरा योगीवर, क्या ये शुद्ध है? तीसरा अंतरकथा, क्या ये शुद्ध है? या सामुद्रिक लिखा हुआ है, ये शुद्ध है। अब आपको बताना है कि इन 4 शब्दों में शुद्ध कौन सा है। तो देखिए सीधे सीधे मैं बात पे आता हूं। मैं जो इसका सही आंसर होगा वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, बाकी 3 गलत क्यों हो रहा है इस पे भी चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सामुद्रिक। सही आंसर क्या होगा? सामुद्रिक होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि महाराजा, योगीवर और अंतरकथा ये गलत है, तो आखिर गलत क्यों है? तो सीधे सीधे बात आते हैं, महाराजा नहीं होता है, इसको महाराज शुद्ध होता है। क्या होता है? महाराज। महाराजा कोई नहीं होता है, महाराज। ठीक है, ये महाराज संबोधन है, महाराजा नहीं होता है। राजा अपने आप में राजा कंप्लीट हो गया, राजा से बड़ा कोई नहीं होता है, लेकिन संबोधन जो होता है वो महाराज होता है, महाराजा नहीं होता है। योगी वर्ग में देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, योगी ऐसे लिखा जाता है, योगी ऐसे लिखा जाता है। ठीक, योगी ऐसे लिखा जाता है। लेकिन अगर पीछे कोई शब्द प्रत्यय के रूप में लगाते हैं तो ये जो मात्रा होती है वह परिवर्तित हो जाती है। मात्रा क्या होगी? परिवर्तित हो जाएगी। जैसे आपको बता रहा हूं, लिखा हो मंत्री, मंत्री लिखा, पीछे हम लगाते हैं मंडल, मंडल लगाते हैं। तो अगर जो ही मंडल लगाएंगे तो दीर्घ जो ई है वो किस में हो जाएगी? छोटी ई में परिवर्तित हो जाएगी। तो देखिए अंतरकथा में क्या है, लिखा जाता है अंतःधन कथा। क्या लिखा है? अंतःधन कथा। अब जब संधि पढ़ेंगे आप तो संधि का रूल ये कहलाता है कि विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, 5वां वर्ड है तो जो विसर्ग होता है वह र में परिवर्तित होता है। जैसे दूधन जन, दुर्जन, पीछे से जो आ रहा है। निधन जल, निर्जल, निर्जन, निर्झर। लेकिन ये क्या है? को पहला वर्ड आता है, तो जब पीछे से पहला या दूसरा वर्ड आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो ये अंतरकथा नहीं होगा, ये पूरा का पूरा होगा अंतःकथा। ये वैसे के वैसे होगा, इसमें कोई परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा। अंतःकथा होता है, अंतरकथा नहीं होता है। ठीक है, अब सामुद्रिक सही है, सामुद्रिक पूरी तरह से सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सामुद्रिक पूरी तरह से सही है। अब देखिए चलते हैं दूसरे पे। दूसरा प्रश्न है, ये भी आपका शुद्धि अशुद्धि पहला और दूसरे में था। 4 शब्द दिया गया है, आपको इसमें से शुद्ध बताना है। छत्र छाया, ठीक, संन्यास, अधिशासी, व्यवसायिक। इन 4 शब्दों में शुद्ध क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो सीधे आते हैं पॉइंट पे। सही क्या है? सही है अधिशासी, अधिशासी। अब इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों को, ध्यान में आपसे गलत कहां कराया जाता है, कभी कभी ये श में खेला जाता है, आपसे गलत कराने के लिए आगे पीछे कर दिया जाता है या यहीं पर मूर्धन्य सलाह दिया जाता है। तो बस इसको रट्टा मार लीजिएगा, पहले तालव्य श होगा और फिर उसके बाद से दंत स होगा। हम लोग अपने भाषा में जो कहते हैं कि पहले बड़ा श होगा फिर छोटा सा होगा, तो अधिशासी ऐसे ही लिखा जाता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जब भी ये
दोनों शब्द एक साथ आएंगे। जब भी पीछे ऐसा कोई शब्द लिखा हो जहां पीछे 2 बार श का उच्चारण किया जा रहा हो लगातार इस तरीके के, तो हमेशा याद रखिएगा पहले बड़ा वाला श आता है फिर जाके छोटा वाला श आता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो ये तो सही हो गया। अब ये दोनों गलत क्यों है? तो गलत इसलिए है कि छत्र के साथ जो ही छाया जुड़ेगा तो बीच में आधा च लग जाता है। रूल ये कहलाता है कि किसी भी स्वर के बाद, स्वर मीन्स ये त्र में ऑलरेडी है, तो इस कोई भी अगर ये त्र आधा होता तब तो नहीं, लेकिन अगर कोई भी ऐसे व्यंजन लिख रहे थे इसका मतलब कि इसमें स्वर छुपा हुआ है मात्रा के रूप में। ठीक, तो कह रहा है कि किसी भी स्वर के बाद अगर ये छ आता है, अब छ से कोई शब्द लिख दीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है छाया। ठीक, यानी यहाँ पे कोई भी शब्द या कोई भी व्यंजन लिखिए, अगर उसके बाद से छ आता है तो छ के पहले अपने आप आधा च जुड़ जाता है। ठीक है, अपने आप आधा छ जुड़ जाएगा। तो छत्र छाया ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अब आता है संन्यास। अब संन्यास में छोटी सी गलती है। छोटी सी गलती क्या है? ऊपर एक भैया बिंदी होनी चाहिए, बस क्या होनी चाहिए? ऊपर एक छोटी सी बिंदी लगी होनी चाहिए, ऐसे कर करके। ठीक, ऐसे लिख दीजिए संन्यास, ऐसे बिंदी लगी होनी चाहिए। ये हो गया संन्यास सही। समधन्यास संन्यास, ये सही है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर व्यवसायिक क्यों गलत है? तो व्यवसायिक गलत है, देखिए व्यवसाय, यह है व्यवसाय, व्यवसाय। अब इक प्रत्यय का रूल ये कहलाता है कि जब भी इक प्रत्यय लगेगा, पीछे से इक प्रत्यय जब जुड़ेगा तो आगे का जो स्वर होता है वह दीर्घ हो जाता है। आगे का जो, तब स्वर कहाँ है? स्वर यही तो है, वह में तो वह तो आधा है। स्वर कहाँ है? यहां पर है। तो यहां का जो अ स्वर होगा वह आ में परिवर्तित हो जाएगा, आ में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा व्यावसायिक। क्या हो जाएगा? व्यावसायिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे अगले प्रश्न पे। आपके सामने तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िए। ये तीसरे और चौथे प्रश्न के बारे में बताया जा रहा है। तीसरा और चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 3 और 4 में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से कोई एक बहुवचन है। सही बहुवचन वाला शब्द चुनिए। आपके सामने जो प्रश्न दिख रहा है 4 विकल्प उसमें दिए गए हैं और 4 विकल्प में कोई एक बहुवचन है। अब कौन सा बहुवचन है ये आपको चुनना होगा। ठीक है, तो बताइए कौन सा बहुवचन है। आइए सीधे मैं बताता हूं। चाचा बहुवचन है। चाचा, चाचा क्या है? इसमें बहुवचन है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो हम बताएंगे ऐसे कि जितने भी पद में बड़े शब्द होते हैं, जो आपके पद में आपसे बड़े हो, रिश्ते में बड़े हो, सम्मान सूचक शब्द हो, रिश्ते में, पद में, सम्मान सूचक में, वो सारे के सारे शब्द जो होते हैं वह सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि पिताजी, तो पिताजी सदैव बहुवचन वाला शब्द है। माताजी सदैव बहुवचन वाला शब्द है। चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी। ठीक है, या सम्मान सूचक शब्द जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति। ठीक, तो ये सदैव बहुवचन वाला शब्द है। ये तो हो गया। भविष्य, भविष्य सदैव एक वचन का प्रयोग है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। भविष्य सदैव एक वचन में है तो हो ही नहीं सकता। चौथा, चौथा सदैव एक वचन है। संतान एक वचन है, इसका बहुवचन बढ़ सकते हैं। संताने, इसका बहुवचन बना सकते हैं। ठीक, आसान प्रश्न था। चलिए
4 में भी वही काम करना था। गिरोह, होश, संस्था और तिथि, 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं। गिरोह, होश, संस्था और तिथि। इन 4 शब्दों में आपको बताना है कि कौन सा शब्द बहुवचन है। तो आइए बिना लाग लपेट, होश, ये क्या है? बहुवचन वाला शब्द। ताम, दर्शन, प्राण, आंसू, होश, समाचार, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे। ये रट्टा मार लीजिएगा, कौन कौन? दाम, दर्शन, प्राण, आंसू, होश। ठीक, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा मिलते हैं, घूम फिर के ये आता रहता है। ये बड़ा आसान सा, आप में से ज्यादातर लोग बता लिए होंगे ये चीज। लेकिन अब आप कहेंगे कि सर गिरोह बहुवचन क्यों नहीं है, संस्था बहुवचन क्यों नहीं है, और तिथि क्यों नहीं है? तिथि तो मुझे लग रहा है सबको पता होगा कि तिथि का हो जाएगा तिथियां। इसका अगर बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा तिथियां। ठीक, तो ये तो आप लोग जान रहे होंगे, तिथियां। संस्था भी हो सकता है, संस्थाएं। ठीक है, ये भी आप लोग कर ले जाएंगे। रही बात गिरोह की, तो याद रखिएगा एक चीज, जितने भी समूहवाचक शब्द होते हैं सभी के सभी सदैव एक वचन के होते हैं। समूहवाचक शब्द सदैव एक वचन होते हैं। अब आप कहेंगे सर समूहवाचक, समूह का मतलब ही होता है एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा पे मत जाइएगा। उस शब्द का प्रयोग किस पे किया जा रहा है, मात्र बात ये है। जैसे सेना, आप कहेंगे सर सेना लिखा होता है ना, सेना, सेना। अब सेना, सेना तो बहुत सारे लोगों को मिला कहा जाता है सेना, टुकड़ी, दल। लेकिन जब हम कहते हैं हमारी सेना जा रही है, हमारी सेना मजबूत है, कभी हम कहते हैं हमारी सेना जा रही है, हमारी सेना मजबूत है, कभी कहते हैं? नहीं कहते। इधर से सेना की एक टुकड़ी गुजरी है, कभी नहीं कहा जाता है सेना की एक टुकड़ी गुजरी है। डाकुओं का गिरोह जा रहा है, कभी नहीं कहते हैं डाकुओं का गिरोह जा रहे हैं, कभी नहीं कहते हैं हम लोग। तो एक लाइन में बस जानिए कि जितने भी बहुवचन, जितने भी समूहवाचक संज्ञा वाले शब्द होते हैं सदैव एक वचन के होते हैं। तो ये रहा एक वचन, तो ये बहुवचन होगा नहीं। संस्था का आप संस्थाएं बना दीजिएगा तो ये एक वचन है, ये होगा नहीं। तिथि को तिथियां कर दीजिएगा, ये होगा नहीं। बचा क्या? होश। होश जो है वह बहुवचन है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। बड़ा ही आसान सा प्यारा सा शब्द है। 24 शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बहुत ही आसान सा सवाल, आप में से सभी लोग एक झटके में इसको कर ले जाएंगे, बड़े आसान से। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो 24 का क्या होता है? चौबाई। ठीक है, बाकी सब तो बेकार के शब्द हैं। चलिए आगे तो चलते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से एक वाक्य सही है। अब वाक्य कौन सा है देखिएगा। ये वाक्य है, ये थोड़ा सा गलत करके लिखा गया है। आपको 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कि कौन सा 4 ऑप्शन इसको शुद्ध करके लिखा गया है। यह पुष्प इसकी सुगंध से महक रहा है, ये भी बड़ा आसान है, एक लाइन में आप पढ़ लेंगे, आसान से जवाब दे देंगे। लेकिन बारीकी इसमें क्या है, प्रश्न चूंकि मैंने खुद ही बनाया हुआ है तो ध्यान से देखना है कि ये पहला भी सही दिख रहा है, दूसरा भी सही दिख रहा है।
सुगंध से पुष्प महक रहा, हो सकता है कुछ लोगों को तीसरा भी सही दिख रहा होगा। पुष्प इसकी सुगंध से महक रही तो बिल्कुल, ये तो सब लोग कर लेंगे, ये तो होगा नहीं। लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो ये है, यह पुष्प अपनी सुगंध से महक रहा है। ठीक, अब आप कहेंगे कि सर ए और सी में गलत क्या है? सुगंध से पुष्प महक रहा है तो अपने पास से जबरदस्ती शब्द नहीं बनाना है, जबरदस्ती वाक्य नहीं बनाना है, ऑलरेडी वाक्य दिया हुआ है। ठीक, ये तो होगा नहीं किसी कीमत में। अब रही बात ये, अपनी सुगंध से यह पुष्प महक रहा है और यह पुष्प अपनी सुगंध से महक रहा है। शुद्धि अशुद्धि के कई नियम होते हैं, लिंग संबंधी अशुद्धियां होती हैं, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होता है, व्याकरण संबंधी, विशेषण संबंधी होता है, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी। शुद्धि अशुद्धि जब पढ़ा जाता है तो हर तरीके की अशुद्धियां उसमें डाली जाती हैं जबरदस्ती। अब यहां देखिए क्या होता है, यह पुष्प अपनी सुगंध से महक रहा है। ठीक, राम घर जाता है, कर्ता पहले होगा, फिर उसके बाद से कर्म होगा, फिर उसके बाद से क्रिया होगी। आप क्रिया को पहले, फिर उसके बाद कर्म, फिर उसके बाद कर्ता, या कर्म पहले फिर क्रिया फिर कर्ता, ऐसे नहीं कर सकते। यह अशुद्ध है, यह शुद्ध है। तो पहले कर्ता होता है, फिर उसका कर्म होता है, फिर उसकी क्रिया होती है। तब हम कहते हैं कि रमेश घर जाता है। तो वही चीज यहां बताया गया है, पुष्प सुगंध से महक रहा है, सुगंध से पुष्प महक रहा है ना, ये गलत है। ठीक है, आसान सा प्रश्न। चलिए आगे, 7 और 8 के लिए प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। अब 7 और 8 में क्या करा, सही विलोम का चयन कीजिए। सही विलोम, किसका विलोम? तो ये प्रश्न आपके सामने है, 7 और 8, ये 7वां प्रश्न है। तो अविचल का विलोम इसमें से ढूंढना है आपको। अविचल का विलोम क्या है? क्वेश्चन ऑप्शन कौन कौन सा दिया है? निचल, अचल, अटल या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि सही विलोम शब्द क्या होगा अविचल का। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर है निचल। ठीक है, 7वां का सही आंसर क्या होगा? निचल। तो सीधे सीधे चल, विचल और निचल, ये समानार्थी शब्द है, यानी कि एक ही शब्द है का अगर विलोम की बात किया जाएगा तो इसके विलोम की बात किया जाएगा तो अचल हो सकता है, अविचल हो सकता है। ठीक है, ये इसके विलोम है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए ये भी इसका विलोम बताना है आपको। स्निग्ध का विलोम क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, रुक्ष, घृणा, निंद, इनमें से कोई नहीं। तो स्निग्ध का विलोम क्या होगा? तो सबसे पहले तो यह है कि स्निग्ध का मतलब हमें जानना होगा कि स्निग्ध का मतलब ही क्या होता है, तब तो हम विलोम ढूंढ पाएंगे। स्निग्ध का मतलब सीधा सीधा क्या होता है? स्निग्ध का मतलब होता है चिकना। स्निग्ध का विलोम होता है चिकना। अब आसानी से बता सकते हैं कि स्निग्ध का विलोम क्या होता है। तो स्निग्ध का विलोम हो जाएगा रुक्ष। रुक्ष का मतलब होता है खुरदुरा, तो चिकना का विलोम क्या हो जाएगा? खुरदुरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। सही पर्यायवाची शब्द बताना है किसका? पावक का।
पावक का पर्यायवाची क्या होगा, या पावक किसकी पर्यायवाची है? ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? हुताशन, रविसुत, बगर, लपट। ठीक है, पावक का पर्यायवाची बताना है। तो पावक किसको कहते हैं? पावक अग्नि को कहते हैं। किसको कहते हैं? पावक अग्नि को कहते हैं। अग्नि की पर्यायवाची है पावक, हुताशन, ज्वाला। ठीक है, ये सब, तो ये हुताशन हो जाएगा। रविसुत, रविसुत किसे कहा जाता है? रविसुत घोड़ा की पर्यायवाची है, घोड़ा की। ठीक है, रविसुत घोड़ा की पर्यायवाची है। बगर मीन्स आंगन होता है। बगर मीन्स क्या होता है? आंगन होता है। और लपट अग्नि के ऊपर वाले शिखी को कहा जाता है। ठीक है, तो लपट तो होगा नहीं। हालांकि अगर ये नहीं होता तब जाके इसको हम लोग नजर दौड़ाते, लेकिन सीधा सीधा जब पर्यायवाची है इस पे हमें नजर दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चला जाता है। 10वां प्रश्न भी पर्यायवाची ही है। कौन सा? तो देखिए, अलंकेश किसकी पर्यायवाची है? अलंकेश किसकी पर्यायवाची है? कुबेर, कल्पवृक्ष, बादल या चपला? किसकी पर्यायवाची है अलंकेश? तो अलंकेश सीधी पर्यायवाची किसकी है? कुबेर की। कुबेर की पर्यायवाची होती है अलंकेश। ठीक है, अगले प्रश्न पे सीधा सीधा चला जाए। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यांशों के लिए 4 विकल्पों में एक एक शब्द दिया गया है। सही शब्द वाले विकल्प का चयन कीजिए। अनेक शब्दों का एक शब्द पढ़े हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके टॉपिक का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है। तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो वो शब्द होगा तितिर्षु। क्या शब्द होगा? तितिर्षु होगा। अगर याद रखिएगा, अगर लिखा होता तैरकर पार करने की इच्छा, सिर्फ इच्छा रखता, इतना नहीं, ये नहीं लिखता। अगर तैरकर पार करने की इच्छा, सिर्फ अगर इतनी सी बात लिखता तब होता तितिर्षा। लेकिन तैरकर पार करने की इच्छा को तितिर्षा कहा जाता है, लेकिन तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को तितिर्षु कहा जाता है। ठीक है, ये तैराक वैराक तितिर्षु नहीं कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, इसी जो लोकोक्ति है। ठीक, कभी वीडियो में देखिएगा, शायद एक वीडियो में बनाया हूं, लोकोक्ति और मुहावरे का फर्क। लोकोक्ति और मुहावरे का फर्क वीडियो को जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। अंतर, ब्रेली के महत्वपूर्ण अंतरों का अंतर बताया, एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें देखिएगा ढेर सारे शब्दों का फर्क मैं बताया हूं कि सुनने में, समझने में वो एक जैसे लगते हैं, लेकिन रियल में जैसे होते नहीं है, उनका मैंने अंतर बता रखा है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का फर्क क्या होता है, ये मैं वीडियो बनाया हूं, आप लोग देखिएगा तब जानिएगा। कभी मौका मिलेगा फिर इस पर चर्चा कर लिया जाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये लोकोक्ति है, मुहावरा नहीं। याद रखिएगा, ये मुहावरा नहीं है। ठीक, क्या होता है? एक व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता, एक हाथ में शक्ति नहीं होती है, मित्रता दोनों ओर से होती है, एक ओर से झगड़ा कभी नहीं हो सकता। तो आप बताइए लोकोक्ति का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समाज में देखिए लोकोक्तियां प्रचलित होती है ना, किसी उसके पीछे कुछ कहानियां होती हैं और किसी बात के लिए बड़ी फेमस होती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, ये किसके लिए कहा जाता है? मित्रता के लिए, झगड़ा के लिए, शत्रुता के लिए, खुशी के लिए, किसके लिए? हमेशा झगड़े के लिए प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई झगड़ा बड़ा होता है तो कहता है ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, जरूर दोनों तरफ से कुछ न कुछ हुआ होगा। तो सीधे सीधे इसका अर्थ क्या होगा कि एक ओर से झगड़ा कभी नहीं होता है। झगड़ा हमेशा इधर से शुरू हुआ होगा तो भी डटा रहा होगा, वो भी नहीं पीछे हटता होगा, वो भी नहीं झुका होगा, वो भी चढ़ गया होगा। तो जाहिर सी बात है जब ये इधर से कुछ बोला वो भी चढ़ गया तो हो गया झगड़ा।
ठीक, कभी ये मित्र के लिए, खुशी के लिए नहीं किया जाता है। ये इस लोकोक्ति का प्रयोग हमेशा झगड़े के लिए किया जाता है। ठीक, तो क्या हुआ, एक ओर से कभी झगड़ा नहीं होता, जरूरी इधर से कुछ हुआ होगा फिर उधर से कुछ हुआ होगा, हो गया झगड़ा। मित्रता दोनों ओर से होती है ना, इसका प्रयोग तो मित्रता के लिए किया ही नहीं जाता। एक हाथ में शक्ति, इसका कोई लेना देना नहीं, कार्य कोई नहीं लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई। बड़ा आसान आसान प्रश्न बनाया है। अनुष्ठान का संधि विच्छेद आप लोगों को बताना। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन ठान, अनुधन थान, अनुधन स्थान, अनुधन ठान, अनुधन ठान। यहां देखिएगा, यहां पे लगा लीजिएगा। ठीक है, अनुधन ठान। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद होगा अनुधन स्थान। ठीक है, अनुधन स्थान होता है। ठीक है, इसका संधि विच्छेद। चलिए अगले पे चलते हैं। सुंदरता कौन सी संज्ञा है, ये आपको बताना है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग 14वें प्रश्न पे पहुंच चुके हैं। 20 प्रश्नों की सीरीज होगी। आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप नहीं समझ पाए, या मेरा समझाना गलत, समझाने का तरीका गलत, या मेरा प्रश्न भी, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता दीजिएगा। देखिए, आप हमारे साथ चलेंगे तो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजें कर जाऊंगा। बस आप साथ दीजिए, साथ आपका चाहिए। ठीक है, चलिए, सुंदरता कौन सी संज्ञा है? सीधी सीधी बात, सुंदरता कौन सी संज्ञा है? 14, क्वेश्चन नंबर 14। व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, समूहवाचक है, कौन सा? तो सीधा भाववाचक। सुंदरता सुंदर विशेषण होगा और सुंदरता क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। अगला प्रश्न क्या है? सहमात किसकी कृति है? सह और मात, ये बड़ी फेमस रचना है। मनु भंडारी के पति राजेंद्र यादव, ये नई कविता के दौर के जनक कहे जाते हैं। उस दौर के हैं ये, आजादी के पहले। उनकी बड़ी ही फेमस रचना है शहमात, बड़ी ही लाजवाब। राजेंद्र यादव की रचना है शहमात। ठीक, अब आते हैं निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर, अब यहां आपको कुछ बताना है, भरना है। संचित है, लिखित है, मिश्रित है, आधारित है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात, यहां पे पहले पे क्या हो जाएगा? आधारित है, आधारित। ठीक, आधारित है। इन तीनों अंगों के आपसी को रोकने के लिए, इन तीनों अंगों के आपसी को रोकने के लिए, अब आपसी क्या है? अब आपसी मुठभेड़ को रोकने के लिए, युद्धों को रोकने के लिए, भटकाओं को रोकने के लिए, कि टकराव को रोकने के लिए? तो सीधी सी बात है, आपसी टकराव को रोकने के लिए। ठीक, तो आपसी टकराव को रोकने के लिए संविधान द्वारा अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। लोकतंत्र में कभी कभी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जनहित के कामों में सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाती है। इसके कारण न चाहते हुए भी न्यायपालिका को प्रशासन के कार्यों में तीसरा क्या है? कार्यों में, अब देखिए,
कार्यों में हस्तक्षेप करना पड़ता है, विरोध करना पड़ता है, समर्थन करना पड़ता है, अवरोध करना पड़ता है। तो सीधी सीधी बात क्या है, हस्तक्षेप करना पड़ता है। ठीक है, न्यायपालिका के हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिसे न्यायिक चौथा में क्या है, न्यायिक सक्रियता का नाम दिया जाता है। न्यायिक सक्रियता का नाम दिया जाता है। न्यायिक सक्रियता का नाम दिया जाता है। न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र की भांति एक बेहद लोकप्रिय शब्द है। दुनिया में इसके बहुत समर्थक हैं, तो वहीं कुछ लोग इसके विरोधी भी हैं। सीधी सीधी बात, तो यहां हो जाएगा इसके विरोधी, इसके विरोधी। अब शुरू से देखिए, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका पर आधारित है। आधारित है। इन तीनों अंगों के आपसी टकराव को रोकने के लिए संविधान द्वारा अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। लोकतंत्र में कभी कभी कार्यपालिका और व्यवस्थापिका जनहित के कामों में सही तरीके से ध्यान नहीं दे पाती हैं। इसके कारण न चाहते हुए भी न्यायपालिका को प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप करना पड़ता है, जिसे न्यायिक सक्रियता का नाम दिया जाता है। न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र की भांति एक बेहद लोकप्रिय शब्द है। दुनिया में इसके बहुत समर्थक हैं, तो वहीं कुछ लोग इसके विरोधी भी हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का रहा 20 प्रश्न। अब आप बताएंगे कि ये जो 20 प्रश्न मैं आप लोगों को हिंदी के लिए लेके आया हूं, आज पहला था, हो सकता है कुछ त्रुटियां रही, कुछ कमियां रही होंगी। प्रतिदिन रोजाना 20 प्रश्नों की ऐसी सीरीज आपके सामने लाता रहूंगा, और पूरा का पूरा निचोड़ उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, मेरे साथ बने रहिएगा एसएससी जीडी तक। ठीक है, जल्दी ही हिंदी के साथ साथ जीएस की भी सीरीज लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं फिर कल ऐसे ही एक हिंदी के कुछ नए प्रश्नों के साथ।